गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया लेसन, नया विषय साइंस और चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3 आनुवांशिकी। आप सबके पास किताबें अवेलेबल होगी। अगर किताब है तो आप खोल के बैठ जाइए और किताब नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप कॉपी और पेन लेके मेरे साथ बैठ जाइए। देखिए, हम नोट्स भी बनाते जाएंगे साइंस के। देखिए, आनुवांशिकी अपना चैप्टर है आनुवांशिकी, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? अब क्वेश्चन सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए, मैं नोट्स टाइप से लिख रहा हूँ, आप भी लिखते जाइए मेरे साथ। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि आप आनुवांशिकी किसे कहेंगे। अब लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखे आप कि आनुवांशिकी किसे कहते हैं। ठीक है, आनुवांशिकी किसे कहते हैं। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आनुवांशिकी किसे कहते हैं, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए आनुवांशिकी को परिभाषित कीजिए। आ सकता ना, आनुवांशिकी से क्या तात्पर्य है। या फिर आनुवांशिकी शब्द ना दे करके आपको दे दे बताइए जेनेटिक्स से आप क्या समझते हैं। इसको हिंदी में भी लिख सकता है वो, जेनेटिक्स ऐसा भी लिख सकता है वो। ठीक है ना। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि आनुवांशिकी किसे कहते हैं, या आनुवांशिकी की परिभाषा दीजिए, आनुवांशिकी को परिभाषित कीजिए, या जेनेटिक्स किसे कहते हैं। देखिए वापस, आनुवांशिकी किसे कहते हैं, आनुवांशिकी को परिभाषित कीजिए, जेनेटिक्स को समझाइए। कोई भी क्वेश्चन आए, आनुवांशिकी जेनेटिक्स, ठीक है, परिभाषित कीजिए, समझाइए, तात्पर्य क्या है। तो आपको क्वेश्चन यही लिखना है, आनुवांशिकी किसे कहते हैं, आनुवांशिकी, या फिर आनुवांशिकी को परिभाषित कीजिए या जेनेटिक्स को समझाइए। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपके हो गए, तीनों का आंसर एक ही होगा। अब आप आंसर लिखिए मेरे साथ। देखिए, आनुवांशिकी कहेंगे किसे। देखिए, अगर किताब है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो देखिए कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की, जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता, ध्यान दीजिए, आनुवंशिकता, आनुवंशिकता को कहते हैं इंग्लिश के अंदर हेरेडिटी। हेरेडिटी शब्द याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरेडिटी एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। वापस देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षण, सिंपल से याद रखना, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी एवं उनकी विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब सजीवों के लक्षण की आनुवांशिकता और उनकी विभिन्नताओं का जो अध्ययन किया जाता है उन्हें हम कहते हैं आनुवांशिकी, या कहते हैं जेनेटिक्स। आनुवांशिकी है जेनेटिक्स, लेकिन बात वही है। एक क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन यही बनता है कि बताइए आनुवांशिकता किसे कहेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन पुटअप कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, आनुवांशिकता किसे कहते हैं। आनुवांशिकता, या क्वेश्चन में लिखिए हेरेडिटी, है ना, हेरेडिटी, आनुवांशिकता, क्वेश्चन में लिखिए हेरेडिटी किसे कहते हैं। या फिर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, हेरेडिटी से आप क्या समझते हैं। आप लिखते हैं, मैंने जितने भी क्वेश्चन बोलता हूँ आप उन क्वेश्चन को अथवा करके लिखा करें। आनुवांशिकता किसे कहते हैं, आनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए। हेरेडिटी किसे कहते हैं, हेरेडिटी को परिभाषित कीजिए। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, बताइए कि वंशागति
गति को परिभाषित कीजिए। वंशागति को परिभाषित कीजिए। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा लिखा हुआ हेरिडिटी, क्या आ सकता है, हेरिडिटी, इस तरह से लिखा आ सकता है ना क्वेश्चन हेरिडिटी को परिभाषित कीजिए। बहुत आसान है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी भी हो, एक क्वेश्चन को किसी भी कितने प्रकार से बनाया जा सकता है। अनुवांशिकता, वंशागति, हेरिडिटी सब एक ही है ना। कोई ये दूसरे क्वेश्चन से, सेकंड क्वेश्चन से। अब इनका आंसर लिखिए आप, इनका आंसर देखिए। इनका आंसर है, ध्यान से सुनना। सजीवों में मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिखते रहिए। सजीवों में लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना। सजीवों में लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होना, स्थानांतरण। सजीवों में लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है, या वंशागति कहलाता है, या उसे हेरिडिटी कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन नंबर 3 बनता है कि बताइए कि जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। क्वेश्चन लिखिए, देखिए जेनेटिक्स वही इंग्लिश में इसी तरह का जो अपन पढ़ रहे हैं, अपना चैप्टर का नाम है जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन। जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन किसने किया। देखिए जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन किसने किया, या जेनेटिक्स शब्द सबसे सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, तो उसका आंसर है अपना, उसका आंसर होगा, देखिए बैटसन। क्या नाम है उसका, बैटसन। आपके पास किताब होगी, किताब में भी देख सकते हैं आप। बैटसन, छोटे छोटे क्वेश्चन है। बैटसन ने किया था 1905 में किया था। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो जेनेटिक्स शब्द है, जेनेटिक्स शब्द किस भाषा का है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। जेनेटिक्स शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा का शब्द जीन। जेनेटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के शब्द जीन, ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई। अगर आपसे क्वेश्चन का आंसर आप मेरे से लैंग्वेज लिखते रहे कि अगर क्वेश्चन है आपका कि जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन किसने किया, तो जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, बैटसन ने किया। किसने किया, बैटसन ने किया, 1905 में किया। और जेनेटिक्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के जीन शब्द से बना हुआ है। ग्रीक भाषा के जीन शब्द से क्या बना हुआ है, जेनेटिक्स शब्द बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आता है कि हेरिडिटी है ना, हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया। लिखिए आप, हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया। हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया, या हेरिडिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो किसने किया, इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा आपका स्पेंसर। कौन है, स्पेंसर। स्पेंसर ने कब किया, स्पेंसर ने किया 1863 में। स्पेंसर ने किया 1863 में हेरिडिटी। स्पेंसर जिसने कि हेरिडिटी शब्द का किया स्पेंसर ने 1863 में, और जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था बैटसन ने 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं। लिखिए,
फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? या फिर लिखिए आनुवांशिकी, लिखिए आप आनुवंशिकी, आनुवंशिकी, आनुवंशिकी के जनक कौन है? बात देखिए, आनुवंशिकी के जनक कौन है या फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? तो क्या नाम है फादर ऑफ जेनेटिक्स? इसका आंसर होगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है? देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। वापस लिख दीजिए, हिंदी में लिख दो अगर आपको हिंदी में नहीं आ रहा, इंग्लिश में नहीं आ रहा तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल को, लिखिए आप, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी के जनक, है ना, आनुवंशिकी के जनक क्यों कहा जाता है? लिखा गया, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी के जनक क्यों कहा जाता है? तो आंसर देखिए इसका आंसर होगा, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहते हैं? देखिए, इसलिए कहते हैं क्योंकि मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने पादपों में, सर्वप्रथम मेंडल ने पादपों में वंशागति या वो ये वंशागति बोल दो या आनुवांशिकता बोल दो, सर्वप्रथम मेंडल ने क्या किया, वंशागति, मेंडल ने सर्वप्रथम पादपों में वंशागति के नियमों का अध्ययन किया था या नियमों का प्रतिपादन किया था। तो आप लिखिए, आप इसका आंसर लिखिए कि मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने सर्वप्रथम पादपों में वंशागति, पादपों में वंशागति बोल दो या आनुवांशिकता बोल दो या हेरिडिटी बोल दो, ठीक है, आनुवांशिकता, वंशागति, सर्वप्रथम पादपों में वंशागति या आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। अगर आपसे पूछे मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम पादपों में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन आता है कि बताइए मेंडल का जन्म व मृत्यु कब हुई? मेंडल का जन्म व मृत्यु कब हुई? देखिए आंसर इसका, मेंडल का जो जन्म हुआ था, मेंडल का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822, यानी 22 जुलाई 1882 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया में हुआ था। और आपसे अगर और अंदर पूछे, वैसे इतना ही काफ़ी है, ठीक है, और अगर आपसे पूछे तो आप लिख सकते हो ऑस्ट्रिया में हेंजनडॉर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? अगर आप लिख सकते हो ऐसे ऑस्ट्रिया, ठीक है, आपके पास किताब है तो किताब से लिख सकते हो कि हेंजनडॉर्फ सिलिसियन गांव में हुआ था, ठीक है। अब इनकी मृत्यु कब हुई वो देखिए, इनकी डेथ हुई थी
6 जनवरी, इनकी डेथ हुई थी 6 जनवरी 1884, 6 जनवरी 1884 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया आपका मेंडल का जन्म व मृत्यु कब हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी लगा लीजिए आप यहाँ पर। मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु, मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु किस पौधे का चयन किया? मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु किस पौधे का चयन किया? तो मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? गार्डन पी। गार्डन पी का मतलब होता है उद्यान मटर। क्या होता है? उद्यान मटर। उद्यान मटर। मेंडल अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर पौधे का चयन किया या पादप का चयन किया। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन बनता है कि आपको जो गार्डन पी है अर्थात उद्यान मटर है ना, उद्यान मटर का बॉटनिकल नेम यानी वानस्पतिक या फिर यूँ बोल दो वैज्ञानिक नाम है ना, वानस्पतिक नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मटर का वानस्पतिक नाम लिखिए। तो मटर का वानस्पतिक नाम क्या होगा? पायसम सटाइवम। पायसम सटाइवम। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, पायसम सटाइवम। ये आपके मटर का बॉटनिकल नेम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वानस्पतिक नेम पूछा जा सकता है। मटर का वानस्पतिक नेम क्या है? तो मटर का वानस्पतिक नेम है पायसम सटाइवम। अच्छा, अगला क्वेश्चन लिखिए आप। अगला क्वेश्चन बनता है कि मेंडल ने कितने वर्ष तक मटर के पौधे पर अध्ययन किया? लिखिए क्वेश्चन। मेंडल ने, अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने कितने वर्ष तक मटर के पौधे पर प्रयोग किया? कितने वर्ष तक? मेंडल ने 7 वर्ष तक मटर के पौधे पर प्रयोग किया। और उसका अगर सन भी पूछे आपको, वैसे याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। 1856 से लेकर 1863 तक मेंडल ने क्या किया? मटर के पौधे का अध्ययन किया। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिखिए, मेंडल की सफलता के कारण लिखिए। मेंडल की सफलता के कारण लिखिए। क्या कारण था कि मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुआ? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है ना। तो सबसे पहला कारण देखिए, मेंडल ने क्या किया कि मेंडल ने सबसे पहला कारण तो ये कि उसने एक समय में, मेंडल ने क्या किया? एक समय में एक ही लक्षण, एक समय में एक ही लक्षण की वंश गति, एक समय में एक ही लक्षण की वंश गति का अध्ययन किया। सबसे पहली चीज़ तो ये, मेंडल ने क्या किया? एक समय में एक ही लक्षण की वंश गति का अध्ययन किया। सेकंड, मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने उन आंकड़ों का लेखा जोखा रखा, जो भी उसे लक्षण प्राप्त हुआ ना, उन आंकड़ों का लेखा जोखा रखा। दूसरा, तीसरा पॉइंट, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। मेंडल ने
मटर के पौधे का, अब ये मटर का जो पौधा था वो कैसा था, 1 वर्षीय, है ना। मटर के पौधे का चयन किया था। ये इसके 3 कारण हैं मेंडल की सफलता के। तो एक पहला कारण तो ये कि एक समय में उसने एक ही लक्षण की वंशगति का अध्ययन किया था, और दूसरा कारण ये बनता है कि मेंडल उन आंकड़ों का लेखा जोखा, जो भी लक्षण उन्हें प्राप्त हुए उन सब लक्षणों का उसने लेखा जोखा रखा। और तीसरा पॉइंट निकलता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था, क्योंकि 1 वर्ष में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंडल की आनुवंशिकता के नियम है उनका। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि मेंडल ने, लिखिए क्वेश्चन, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया, है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो उसने बताया सफलता का कारण क्या है, कि उसने एक समय में एक ही लक्षण की वंशगति का अध्ययन किया, दूसरा उसने आंकड़ों का लेखा जोखा रखा, और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि उसने मटर के पौधे का चयन किया। तब उसने अगला क्वेश्चन ये बनता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, किसी और पौधे का चयन क्यों नहीं किया। तो इसका विशेष कारण, सबसे पहला कारण है कि एक तो ये क्या था, 1 वर्षीय पादप था। क्या था, 1 वर्षीय पादप। सबसे पहला कारण क्या था, ये 1 वर्षीय पादप था। 1 वर्षीय पादप के कारण अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। 1 वर्षीय पादप था, जो मटर का पौधा था वो क्या था, 1 वर्षीय पादप था। और इस 1 वर्षीय पादप होने के कारण, 1 वर्षीय पादप होने के कारण क्या करता है, कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता था। कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन संभव, कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन संभव बन गया। तो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया। फर्स्ट कारण क्या है कि मटर का पौधा 1 वर्षीय पादप है और कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन संभव है, इसलिए उसने मटर के पौधे का चयन किया। दूसरा पॉइंट, ये द्विलिंगी पुष्प है। मटर के पौधे में क्या आते हैं, द्विलिंगी पुष्प आते हैं। इनमें द्विलिंगी पुष्प पाया जाता है, और द्विलिंगी पुष्प होने से इनमें स्वयं परागण और पर परागण स्वयं परागण और पर परागण आसानी से कराया जा सकता है। देखिए द्विलिंगी पुष्प है, एक तो इसमें द्विलिंगी पुष्प पाया जाता है जिस कारण से इनमें स्वयं परागण और पर परागण आसानी से कराया जा सकता है। हो गया दूसरा पॉइंट। अच्छा, एक चीज और बनता है इसमें, 2 पॉइंट हो गए। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया, एक तो 1 वर्षीय पादप था जिससे कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करना संभव था, और दूसरा इसमें द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं जिसमें स्वयं परागण और पर परागण आसानी से कराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, देखिए कि कृत्रिम पर परागण किस विधि से कराया जाता है, इसका क्वेश्चन बन रहा है। कौन सा है इसका क्वेश्चन बन रहा है, आंसर होगा इसका कृत्रिम पर परागण होता है विपुंसन विधि। कौन सी विधि है, विपुंसन
विधि से। मैंने बीच में ही ये क्वेश्चन ले लिया है, अभी ये ऊपर वाला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि इसमें पर परागण आ गया था। तो अपने को पता है, ध्यान रखना है, कृत्रिम पर परागण मटर के पौधे में किस विधि से कराया जाता है? विपुंसन विधि से कराया जाता है। अब मंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया? एक वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन संभव था। द्विलिंगी पुष्प सह परागण और पर परागण आसानी से कराया जा सकता है। और इसका तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है कि मटर के पौधे में विपर्यासी या विपरीत गुणों के जोड़े पाए जाते हैं, या फिर यो लिख दो विपर्यासी लक्षण के जोड़े पाए जाते हैं। देखिए, लिखिए मेरे साथ, मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी का मतलब होता है विपरीत। क्या होता है? विपरीत। विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। क्लियर? मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया? एक वर्षीय पादप होने के कारण, द्विलिंगी पुष्प और मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षण के जोड़े पाए जाते हैं। इस कारण से मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, मेंडल ने, लिखिए क्वेश्चन, मेंडल ने कितने लक्षणों का चयन किया? किताब में भी ध्यान रखते रहे, किताब में इसका आंसर मिल जाएगा आपको। मेंडल ने कितने लक्षणों का चयन किया? मेरे साथ साथ रिटर्न वर्क करते रहे। मेंडल ने कितने लक्षणों का चयन किया? कितने लक्षण के? आंसर है 7 जोड़ी विपर्यासी, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का मेंडल ने क्या किया? चयन किया। अब देखिए, अब लक्षणों की बात कर रहे हैं, मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने जो क्रॉस कराया था, अनुवांशिक संकरण कराए थे मटर के पौधे में, तो उनमें दो प्रकार के अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं। उसने 7 प्रकार के लक्षणों का चयन किया है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक सारणी बना देता हूँ, उन सारणी से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, पादप के लक्षण, अब मैं पहले सारणी बना रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बता रहा आपको। पादप के लक्षण, इस सारणी से ही क्वेश्चन बनेगी क्योंकि 7 जोड़ी लक्षण आया ना, विपर्यासी लक्षण, वो लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। पादप के लक्षण, किताब में आपके सारणी बनी हुई है, देख सकते हो आप। प्रभावी और अप्रभावी, प्रभावी और अप्रभावी। जब मटर के पौधे में इनका क्रॉस करवाया जाता है, तब इनके जो लक्षण होते हैं, इनमें 2 प्रकार के लक्षण होते हैं। देखिए कौन कौन से। सबसे पहला लक्षण, पादप की ऊंचाई। पादप की ऊंचाई कैसी है? पादप की ऊंचाई के बारे में बात करें तो एक तो होता है लंबापन, एक होता है बोनापन। एक होता है लंबापन, एक होता है बोनापन। पादप की ऊंचाई में 2 लक्षण पाए जाते हैं, एक होता है लंबापन और एक होता है बोनापन। तो प्रभावी लक्षण कौन सा होगा? लंबापन। और अप्रभावी लक्षण कौन सा होगा? बोनापन। मतलब हमें पौधा लंबा दिखाई देगा क्योंकि उसका गुण क्या है? लंबापन का गुण दिखाई देगा, लेकिन बोनापन का गुण दिखाई नहीं देगा। ये इसका पहला लक्षण था। दूसरा लक्षण उसने क्या लिया? पुष्प की स्थिति को लिया। पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति में देखिए, प्रभावी लक्षण क्या था? कक्षीय, और अप्रभावी लक्षण था अग्रस्त। तीसरा लक्षण लिया इसने, परिपक्व फली की आकृति। परिपक्व फली की आकृति। परिपक्व फली की आकृति कैसी थी? प्रभावी लक्षण क्या था? फूली हुई। प्रभावी लक्षण क्या था? फूली हुई। और अप्रभावी लक्षण क्या था? संकीर्णता।
आपकी किताब में लिखा हुआ है, ये टेबल बनी हुई है। संकीर्णता, तो ये सब अप्रभावी लक्षण है जो दिखाई नहीं देता है, प्रभावी लक्षण जो दिखाई देने वाले हैं। चौथा लक्षण इसने लिया मेंडल ने, पहले लिख लिया परिपक्व, अब है अपरिपक्व। अपरिपक्व फलिका रंग, अपरिपक्व फलिका रंग कैसा है? हरा रंग। जो अपरिपक्व है, जो फली पकी हुई नहीं है, जो फली पकी हुई नहीं है, उसका रंग कैसा होगा? प्रभावी रंग हरा, और अप्रभावी रंग कौन सा होगा? पीला। पांचवा देखिए, पुष्प का रंग, पुष्प का रंग कैसा होगा? बैंगनी, वायलेट। बैंगनी रंग जो प्रभावी होगा, और सफेद रंग कैसा होगा? अप्रभावी। आगे देखिए, छठा लक्षण है बीज की आकृति। बीज की आकृति को लिया, जो गोलाकार होगा वो तो इसका प्रभावी लक्षण होगा, और झुर्रीदार जो होगा, झुर्रीदार, वो क्या है? इसका अप्रभावी लक्षण है। अब देखिए सातवां अंतिम, बीज का रंग। बीज का रंग, बीज का रंग पीला जो होगा वो प्रभावी लक्षण होगा, और हरा जो होगा वो अप्रभावी लक्षण। आपके सिर्फ दो ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक तो ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, बताइए अपरिपक्व फली का रंग। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए आप, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिखिए कि अपरिपक्व फली में प्रभावी व अप्रभावी रंग कौन से होते हैं? अपरिपक्व फली में प्रभावी व अप्रभावी रंग कौन से होते हैं? देखो, अपरिपक्व फली में जो प्रभावी रंग होगा वो कौन सा होगा? प्रभावी रंग होगा हरा, और अप्रभावी रंग कौन सा होगा? अप्रभावी रंग होगा पीला। ठीक है, इसी का दूसरा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा कि बताइए बीज में, मेंडल के अनुसार बीज में प्रभावी व अप्रभावी रंग कौन से हैं? तो इनमें ये उल्टा है, इनमें क्या उल्टा है? प्रभावी रंग कौन सा होगा? प्रभावी रंग होगा पीला, और अप्रभावी कौन सा होगा? अप्रभावी होगा हरा। ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अब और भी क्वेश्चन तो इसमें तो ऐसा नहीं पूछेगा, 7 लक्षणों का नाम पूछ सकता, तो 7 लक्षणों का ये टेबल आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, फिर देखिए, ये नोट करके आप लिख सकते हो ऐसा करके। फिर अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन कि मेंडल के नियमों की पुनः खोजकर्ताओं के नाम लिखिए। मेंडल के, क्वेश्चन है अगला, मेंडल के नियमों की पुनः खोज करताओं या पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। क्वेश्चन कैसा भी आए, पुनः खोजकर्ता की बात आ रही है वापस, और मेंडल के बाद इन्होंने किन किन वैज्ञानिकों ने दिया, तो लिखिए इसका आंसर। पहला इसका आंसर है हॉलैंड। हॉलैंड जगह का नाम है, ठीक है। हॉलैंड का वैज्ञानिक है ह्यूगो डी व्रिज। एक तो ये वैज्ञानिक था, दूसरा इसका वैज्ञानिक था जर्मनी का था, दूसरा वैज्ञानिक जर्मनी का वैज्ञानिक है कोल्ड कॉरेंस। जर्मनी के बाद जो तीसरा वैज्ञानिक है वो है ऑस्ट्रिया का, क्योंकि मेंडल भी ऑस्ट्रिया का ही था। तीसरा है ऑस्ट्रिया का वैज्ञानिक है एरिक वॉन।
क्या नाम है उसका, एरिक वॉन शेरमैक, एरिक वॉन शेरमैक। इन सब ने अलग अलग कार्य किए किन पे, मेंडल के नियमों पर। मेंडल का नियम कौन सा है, वंशागति, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। मेंडल के वंशागति के पुनः खोजकर्ताओं के नाम लिखिए। पुनः खोजकर्ता हॉलैंड का ह्यूगो डी व्रीज, जर्मनी का कॉल कॉरेंस और ऑस्ट्रिया का एरिक शेरमैक। एरिक शेरमैक ये है मेंडल के नियमों का पुनः खोज करता। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतनी ही क्लास। एक बार आपके पास अगर किताब हो तो किताब का चैप्टर ज़रूर पढ़ें और इन क्वेश्चंस को अपनी फेयर कॉपी में कर लें। थैंक यू।